नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जुर्म और नाम। आज तक आपने जितनी भी जेल ब्रेक्स की कहानियां सुनी है, उनमें कैदी या तो पकड़े जाते हैं या फिर हमेशा के लिए फरार हो जाते हैं। मगर आज की कहानी जापान के उस कैदी की है जो जेल से एक दो नहीं बल्कि 4 बार भागा, और हर बार जेल से भागने की उसकी कहानी इतनी रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कैदी का शुमार दुनिया के सबसे चालाक अपराधियों में होता है, क्योंकि जापान की कोई भी जेल उसे रोक नहीं पा रही थी और वो हर दरवाजा, हर सिक्योरिटी को चुटकियों में तोड़कर भाग निकलता था। तो आखिर कौन था ये कैदी? कैसे वो 4 बार जेल तोड़कर भागा और इस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ, ये आपको झकझोर कर रख देगा। योशी शिरातोरी, एक कैदी की अद्भुत कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1936 में, जब जापान पुलिस आओमोरी शहर से 29 साल के एक आदमी को लूटपाट और हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। वो आदमी लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लेता है, मगर कहता है कि उसने हत्या नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और उससे जबरदस्ती कबूल करवा लेती है कि हत्या उसी ने की है। इसके बाद जापान पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और कोर्ट उसे आओमोरी जेल भेज देता है, जबकि उसका मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था। जिस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसका नाम था योशी शिरातोरी। उसका जन्म जापान के ही आओमोरी शहर में 31 जुलाई 1907 को हुआ था। बचपन में शिरातोरी के पिता गुजर गए थे, इसलिए बहुत जल्द उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और उसने 12 से 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने टोफू की दुकान पर काम किया, मगर बाद में वो मछुआरों के साथ केकड़ों को पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन इन सब कामों से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं और वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसी चाहत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। अब उसने लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया था, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। इसी दौरान वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है और उनकी एक बेटी भी होती है। साल 1936 में लूटपाट के दौरान हुई हत्या की वजह से जापान पुलिस उस हत्यारे की तलाश में थी और इसी दौरान योशी शिरातोरी उनके हाथ लग जाता है। क्योंकि शिरातोरी एक पेशेवर चोर और लुटेरा था, इसीलिए पुलिस उसे आओमोरी जेल में डाल देती है, जबकि उसने वो हत्या की ही नहीं थी। पहली जेल ब्रेक, आओमोरी जेल से भागना। बहरहाल शिरातोरी अब जेल में अपने दिन काटने लगा और उधर कोर्ट में सरकारी वकील उसके लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। इसी बीच जेल के 2 गार्ड जब शिरातोरी के सेल के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है। हर जेल के कुछ कायदे और कानून होते हैं, जहां कैदियों को समय पर सोना, समय पर उठना और हर चीज समय के हिसाब से करनी होती है। और शिरातोरी भी इन कायदे कानूनों को फॉलो करता था, मगर उस दिन वो समय से नहीं उठा। ये देख जेल के गार्ड को कुछ शक होने लगता है। एक गार्ड उसके सेल के अंदर गया और उसकी चादर खींच दी, मगर चादर खींचते ही जो नजारा उनके सामने था, उसे देख उनके पैरों तले जमीन सरक गई। गार्ड्स देखते हैं कि चादर के नीचे सिर्फ एक तकिया था और शिरातोरी वहां से गायब था। आगे की कहानी में बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आओमोरी जेल में शिरातोरी के साथ आखिर होता क्या था। इसकी शुरुआत होती है उस बुरे बर्ताव से जो उसके साथ किया जाता था। उसे रोज बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता था और साथ ही साथ बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी जाती थीं। और ये सिर्फ शिरातोरी के साथ ही नहीं होता था, बल्कि जेल के हर कैदी के साथ यही सलूक किया जाता था। क्योंकि उस वक्त जापान में जितनी भी जेलें थीं, उनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर सभी जेलों की हालत ऐसी ही थी और सभी जेलों में कैदियों के साथ यही सलूक किया जाता था। उधर अदालत में सरकारी वकील बार बार शिरातोरी के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। और इसीलिए शिरातोरी मौत की सजा और जेल के टॉर्चर से बचने के लिए भागने का प्लान बनाता है। अपने प्लान की शुरुआत करते हुए पहले तो वो कुछ महीनों तक जेल के गार्ड्स और उनके पहरा देने के तरीकों पर नजर रखने लगता है कि कब उनकी शिफ्ट बदलती है, कितनी देर में वो एक जगह से दोबारा गुजरते हैं और सेल को दिन में आखिरी बार किस वक्त चेक किया जाता है। कुछ महीने नजर रखने के बाद उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स के राउंड पर आने जाने के बीच 15 मिनट का गैप होता है। मतलब कि अगर एक गार्ड उसके सेल के सामने से गुजरा, तो जो अगला गार्ड उसके सेल के सामने से गुजरेगा, उन दोनों के बीच 15 मिनट का फासला होगा और यही पैटर्न पूरे 24 घंटे चलता रहता है।
बहरहाल अब वो फैसला करता है कि इन्हीं 15 मिनट के अंदर उसे अपने सेल से निकलकर भागना होगा। मगर उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि उसे अपने सेल से निकलने के बाद 6 और दरवाजे खोलने थे और तभी वो इस जेल से बाहर निकल सकता था। और इन सभी 6 दरवाजों को खोलने के लिए उसके पास महज 15 मिनट का ही वक्त था। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है उससे पूरी दुनिया को ये पता चला कि शिरातोरी कितना काबिल था और उसे एक सुपर ह्यूमन क्यों कहा जाता था। शिरातोरी के अंदर एक हुनर था कि अगर उसे लोहे का कोई भी एक छोटा सा तार या टुकड़ा मिल जाए तो वो 1 मिनट के अंदर किसी भी ताले को खोल सकता था। उसने अपने इसी हुनर का इस्तेमाल किया। शिरातोरी को जो बाल्टी नहाने के लिए दी जाती थी, एक रोज वो उसके ऊपर बंधे तार को चुरा लेता है और उसके 3 दिन बाद एक रात भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। जिस दिन उसे जेल से भागना था उस रोज सुबह 5:30 बजे के आसपास एक गार्ड जब उसके सेल के बाहर से राउंड पर निकला, उससे पहले शिरातोरी ने चादर के नीचे तकिया रख दिया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं सो रहा है। गार्ड को भी लगा कि शिरातोरी अपने बेड पर सो रहा है और वो पहरा देकर वहां से निकल गया। और अब शिरातोरी के पास महज 15 मिनट का गैप था जिसमें उसे जेल से भागना था। अब उसने फटाफट बाल्टी के तार से अपने सेल का दरवाजा खोला और महज 15 मिनट के अंदर ही बाकी 6 दरवाजे भी खोले और उन्हें फिर से बंद भी किया ताकि किसी को कुछ पता न चले, और जेल से फरार हो गया। 15 मिनट बाद लगभग 5:45 पर जब गार्ड दोबारा उसके सेल के पास से गुजरा तब उसने देखा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है, जबकि चादर के नीचे सिर्फ उसका तकिया रखा था। बहरहाल अगली सुबह गार्ड को जब शिरातोरी के भागने के बारे में पता चला तब उसे जेल में और जेल के बाहर हर जगह ढूंढा गया, मगर वो कहीं नहीं मिला क्योंकि तब तक वो जेल से काफी दूर निकल चुका था। ये शिरातोरी की जिंदगी की पहली जेल ब्रेक थी। दूसरी जेल ब्रेक अकीता जेल से आजादी। मगर उसकी ये आजादी महज 3 दिन ही रही और इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हुआ ये कि जेल से भागने के बाद शिरातोरी आओमोरी में छिपते छिपाते अपना वक्त काट रहा था क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कुछ खाने को था। इसीलिए वो एक हॉस्पिटल में घुसता है और वहां से सामान चुराने लगता है। इसी दौरान एक हॉस्पिटल स्टाफ की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और जापान पुलिस के हवाले कर देते हैं। और क्योंकि पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी, जैसे ही वो उन्हें मिला उन्होंने उसे दोबारा आओमोरी जेल में डाल दिया। इसके बाद शिरातोरी पर अब हत्या और लूटपाट के साथ साथ जेल से भागने के आरोप भी लगा दिए गए और कोर्ट ने उसे सारे आरोपों के तहत उम्रकैद की सजा सुना दी। शिरातोरी को जेल में सजा काटते अब 3 साल बीत चुके थे और तब आता है साल 1939, जब पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। जापान भी इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था, जो अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहा था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ही सन 1942 में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शिरातोरी को आओमोरी जेल से निकालकर अकीता जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि अकीता जेल आओमोरी जेल के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित थी। और इसी दौरान अकीता जेल के गार्ड्स को जब ये पता चला कि शिरातोरी पहले भी आओमोरी जेल तोड़कर भाग चुका है, तब उन्होंने जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जिसका साइज इतना छोटा था कि उसमें महज एक आदमी ही सो सकता था। उस सेल की जो दीवारें थीं, उसे तांबे से बनाया गया था और वो बहुत चिकनी थीं। सेल की छत भी दूसरे सेल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ऊंची थी। सेल का दरवाजा भी जाली वाला नहीं था, बल्कि पूरा बंद था और सेल के अंदर महज एक खिड़की थी जो सेल की सीलिंग पर थी ताकि अंदर हवा और रोशनी आती रहे। बहरहाल जब शिरातोरी अकीता जेल पहुंचा तो एक तो उसे स्पेशल सेल में रखा गया जो खास उसी के लिए बनाया गया था, और दूसरे उसके जेल ब्रेक रिकॉर्ड को देखते हुए अकीता जेल के गार्ड्स उससे बहुत ज्यादा खुन्नस रखे हुए थे और इसलिए वो उसके साथ आओमोरी जेल से भी ज्यादा बुरा सलूक करने लगे। ये गार्ड्स रोज उसे मारते पीटते और दूसरे कैदियों के मुकाबले उससे ज्यादा काम कराते और ज्यादा टॉर्चर करते। इसके अलावा उसे 24 घंटे हथकड़ी लगाकर रखा जाता और ठंड के दौरान भी उसे जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता और नहीं उसे ठंड से बचने के सभी कपड़े दिए जाते। उस जेल में एक हेड गार्ड था जिसका नाम कोबायाशी था और वो बहुत रहमदिल था। इसीलिए वो कभी भी शिरातोरी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था और कई बार तो जब गार्ड शिरातोरी की पिटाई करते तब वो उन्हें रोकता भी था।
इसके बाद लगभग कई महीने बीत जाते हैं, मगर गार्ड्स का शिरातोरी पर टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। और तभी तारीख आती है 15 जून 1942। 15 जून 1942 की आधी रात, जब एक गार्ड पहरे के दौरान शिरातोरी के सेल में झांकता है, तब वो हकाबका रह जाता है क्योंकि शिरातोरी सेल से गायब था। इसके फौरन बाद वो बाकी गार्ड्स को इसकी खबर देता है, और जब वो सभी शिरातोरी के सेल के अंदर घुसते हैं, तब उन्हें वहां उसकी हथकड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इसी दौरान गार्ड्स की नज़र सेल की छत पर जाती है और वो देखते हैं कि छत की जो खिड़की है वो गायब है, और उन्हें पूरा माजरा समझने में देर नहीं लगी। मगर एक सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर शिरातोरी छत तक पहुंचा कैसे, और ये अपने आप में बहुत रोमांचक है। शिरातोरी जैसे ही इस जेल में आया था, तब से उसने यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और यहाँ से भागने के लिए उसने अपनी दूसरी काबिलियत का इस्तेमाल किया था। उसकी जो दूसरी काबिलियत थी वो ये थी कि वो चिकनी से चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह बड़ी आसानी से चढ़ जाता था। तो जब वो जेल में आया, उसने सबसे पहले कहीं से एक मेटल के टुकड़े का इंतजाम कर लिया, क्योंकि उसे ताले और हथकड़ी खोलने में तो महारत हासिल थी ही। और इसीलिए रात को गार्ड के जाने के बाद जब भी उसे थोड़ा वक्त मिलता, वो अपनी हथकड़ी खोलता और उस तांबे की दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता। कुछ दिनों की ही प्रैक्टिस के बाद वो छत पर लगी खिड़की तक पहुंचा, और उसने देखा कि जो खिड़की छत पर लगी है वो वैसे तो मेटल की थी, पर उसका जो फ्रेम था वो लकड़ी का था। अब वो हर रात हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता और लकड़ी के फ्रेम को हिला डुलाकर ढीला करने की कोशिश करता, और फिर वापस आकर अपनी हथकड़ी दोबारा पहनकर ऐसे बैठ जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ महीनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिर एक दिन वो खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई, मगर इसके बावजूद भी वो वहां से नहीं भागा और एक सही वक्त का इंतजार करने लगा। ये सही वक्त जिस दिन आया, उस रोज तारीख थी 15 जून 1942, और उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये बारिश आंधी तूफान के साथ हो रही थी, और इसी बारिश और तूफान की आड़ में पहले तो वो अपनी हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता है, और फिर खिड़की हटाकर छत के जरिए जेल से गायब हो जाता है। बारिश और तूफान की वजह से उसके कदमों की आवाज किसी गार्ड तक नहीं पहुंची, और इस तरह वो दूसरी बार अकीता जेल से भी फरार हो गया। विश्वासघात और तीसरी जेल ब्रेक, आभाश्री जेल का किला। अकीता जेल से भागने के बाद शिरातोरी अपने घर वापस जाना चाहता था, पर वो ये सोचकर अपने घर नहीं जा रहा था कि पुलिस उसके घर पर नजर रख रही होगी, और इसीलिए वो अकीता शहर में ही छिपते छिपाते अपनी जिंदगी काटने लगा। उधर जेल से भागने की खबर फैलते ही गार्ड्स उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, और अकीता जेल का हेड गार्ड कोबायाशी भी उसे ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा देता है। अब उसे गार्ड्स के साथ साथ जापान की पुलिस भी पागलों की तरह ढूंढ रही थी, मगर शिरातोरी का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं, और 18 सितंबर 1942 की एक रात हेडगार्ड कोबायाशी अपने घर पर ही था कि तभी अचानक उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही कोबायाशी जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद शिरातोरी खड़ा था। शिरातोरी की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो उसे अंदर बुलाता है और खाना पीना खिलाता है, और फिर उससे पूछता है कि जब तुम जेल से भाग गए थे तो फिर तुम मेरे पास वापस क्यों आए। इस सवाल के जवाब में शिरातोरी कहता है कि वो कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता था, मगर गार्ड्स जिस तरह कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, उसी वजह से वो जेल से भागने पर मजबूर हुआ। अपनी बात को जारी रखते हुए शिरातोरी कोबायाशी से कहता है कि जेल में तुम ही थे जो मुझसे अच्छी तरह पेश आते थे, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। शिरातोरी ने कोबायाशी से ये भी कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, मगर पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि वो जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में उन्हें बता सके। बहरहाल शिरातोरी की पूरी बात सुनने के बाद कोबायाशी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस बातचीत के बाद शिरातोरी जैसे ही बाथरूम जाता है, कोबायाशी फौरन फोन करके पुलिस को बुला लेता है, और महज थोड़ी देर बाद ही पुलिस उसे कोबायाशी के घर से गिरफ्तार कर लेती है। ये शिरातोरी के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, और इस धोखे के बाद वो ये तय करता है कि आज के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा।
खैर, दोबारा पकड़े जाने के बाद उस पर जेल से भागने के जुर्म में दोबारा मुकदमा चलाया जाता है और इस जेल ब्रेक के लिए उसकी उम्र कैद में 3 साल की सजा और जोड़ दी जाती है। अदालत में सुनवाई के दौरान शिरातोरी अपनी गलती कबूल कर लेता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए। उस वक्त टोक्यो की जेल की जो कंडीशन थी वो जापान की बाकी जेलों के मुकाबले काफी अच्छी थी और वहाँ का मौसम भी गर्म था। मगर अदालत शिरातोरी की इस अपील को ठुकरा देती है और उसकी 2 जेल ब्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए उसे आभाश्री जेल भेज दिया जाता है। आभाश्री जेल का ये इतिहास था कि आज तक उस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया था, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो उसे सीधा गोली मार दी जाती थी। आभाश्री जेल में जापान के सबसे खतरनाक और खूंखार अपराधियों को रखा जाता था और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर कोई कैदी गार्ड की नज़र से बचकर जेल से बाहर भी आ गया, तब भी उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि आभाश्री जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ थीं। उस पूरे इलाके में साल भर कई महीने बर्फ पड़ती थी और यहाँ तक कि गर्मियों में भी वहाँ का तापमान 0 से नीचे रहता था। इसी वजह से उसे अल्काट्राज जेल भी कहा जाता था। बहरहाल, शिरातोरी अब आभाश्री जेल भी पहुंच चुका था और वहां भी उसके लिए स्पेशल सेल बनाया जाता है, मगर इस बार सभी खिड़की और दरवाजों को बहुत मजबूत बनाया गया। इस बार खिड़की का जो साइज बनाया गया वो उसके शरीर के मुकाबले छोटा बनाया गया, ताकि अगर वो किसी तरह खिड़की का फ्रेम हटा भी दे तब भी वो यहाँ से निकल पाए। इस जेल में भी बाकी जेलों की तरह गार्ड्स उस पर टॉर्चर करते, जिसमें वो उसे गालियां देते, मजाक उड़ाते, बुरी तरह मारते पीटते और उससे कहते कि यहाँ से भाग के दिखा। एक दिन तो कई गार्ड्स ने मिलकर शिरातोरी को इतना पीटा कि उसने गुस्से में गार्ड्स के सामने अपनी हथकड़ी तोड़ दी और उन्हें चैलेंज किया कि वो यहाँ से भाग जाएगा। ये देख गार्ड्स डर गए और तब उन्हें उसकी तीसरी काबिलियत के बारे में पता चला, जो थी उसकी सुपरह्यूमन जैसी ताकत। इसका नमूना वो लोहे की हथकड़ी तोड़कर दिखा चुका था। आभाश्री जेल के गार्ड उसकी इस ताकत को देखने के बाद ये समझ गए कि शिरातोरी के लिए नॉर्मल हथकड़ी को खोलना या तोड़ना उसके बाएं हाथ का काम है। इसीलिए उन्होंने उसके लिए खास हथकड़ी और बेरियां बनवाईं। उन हथकड़ी और बेरियों की खास बात ये थी कि उनमें कहीं भी चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए किसी भी चीज से उसे खोलना मुमकिन ही नहीं था और इस हथकड़ी और बेरियों का वजन भी 20 से 20 किलो था, इसलिए उसे तोड़ पाना भी इंसानी ताकत से परे था। बहरहाल, इस हथकड़ी और बेरियों को शिरातोरी को पहना दिया गया और वो 24 घंटे इसी में बंधा रहता। खाना खाते वक्त भी उसकी हथकड़ियां नहीं खोली जाती, जिसकी वजह से वो ऐसे खाना खाता जैसे जानवर खाते हैं, और इस हथकड़ी की वजह से उसे सोने में भी बहुत परेशानी होती थी। हर 2-3 हफ्ते में सिर्फ एक बार उसके नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए उन हथकड़ियों को खोला जाता था और उसे खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर आते थे, जिन्हें इस हथकड़ी और बेरियों को खोलने में लगभग 2 घंटे लगते थे। शिरातोरी को इस जेल में सजा काटते अब 1 साल बीत चुका था और तब आती है तारीख 26 अगस्त 1944। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए 26 अगस्त 1944 की रात जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था। वॉर टाइम ब्लैकआउट किसी भी देश में तब घोषित किया जाता है जब दुश्मन देश का प्लेन रात में हमला करता है और इस दौरान घर की सभी लाइट्स बंद कर दी जाती है और सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके उन्हें काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि कोई भी रोशनी न दिखाई दे। तो 26 अगस्त 1944 की रात, जब पूरे जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित था, उसी रात आभाश्री जेल के गार्ड को छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वो चेक करने के लिए बाहर आता है, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। मगर इसी दौरान जब वो शिरातोरी के सेल में झांकता है, तब उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि जो 20 किलो की हथकड़ी शिरातोरी को पहनाई गई थी वो एक कोने में पड़ी थी और शिरातोरी तीसरी बार जेल तोड़कर भाग चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि शिरातोरी जेल से भागा कैसे? तो इसका जवाब है, शिरातोरी जेल ब्रेक की प्लानिंग पिछले 6 महीनों से कर रहा था। दरअसल शिरातोरी को खाने के साथ रोज 1 कटोरी मीसो सूप भी दिया जाता था और वो रोज उस सूप में से थोड़ा सा सूप कटोरी में बचा लेता था, और जब गार्ड्स की नज़र उस पर नहीं होती तब वो थोड़ा थोड़ा सूप अपने मुंह में भरता और फिर अपने सेल के दरवाजे पर जो लोहे की खिड़की बनी हुई थी उस खिड़की के बोल्ट पर गिरा देता।
इसके अलावा वो इस सूप को अपनी हथकड़ी और बेड़ियों के जोड़ पर भी गिराता था और ये काम वो पिछले 6 महीनों से लगातार कर रहा था। और ये करने के पीछे उसका जो मकसद था वो ये था कि मीसो सूप के अंदर जो नमक होता है उस नमक की वजह से लोहे की हथकड़ी और दरवाजे के मेटल फ्रेम में जंग लगाना। 6 महीने की लगातार कोशिशों के बाद आखिर उसका ये पैंतरा काम कर गया और लोहे और नमक के रिएक्शन की वजह से उसमें जंग लगना शुरू हो गया। बहरहाल अगस्त 1944 की तारीख आते आते एक एक करके दरवाजे और खिड़की पर लगे सभी नट और बोल्ट पर जंग लग चुका था। 26 अगस्त 1944 की रात वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से जब पूरे जापान में अंधेरा था, उसका फायदा उठाकर उसने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लगी अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ दिया। और ये समझ पाना मुश्किल है कि उसमें इतनी ताकत आती कहाँ से थी। इसके बाद उसने दरवाजे की खिड़की के बोल्ट को खोला और खिड़की को फ्रेम के साथ बाहर निकाल दिया। पर अब भी एक परेशानी उसके सामने थी और वो ये थी कि उस सेल की सभी खिड़कियों का साइज उसकी बॉडी के साइज से छोटा बनाया गया था और यही वजह थी कि फ्रेम हटाने के बाद भी इतनी जगह नहीं थी कि वो उसमें से बाहर निकल सके। यहाँ आकर उसने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया और वो काबिलियत ये थी कि वो अपनी बॉडी की सारी हड्डियों के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके छोटा और बड़ा कर सकता था। अब शिरातोरी ने सबसे पहले अपने अंडरवियर को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट किया और खिड़की के जरिए अपने सेल से बाहर आ गया। इसके बाद वो जेल की छत पर गया और वॉर टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। और इस तरह शिरातोरी वो पहला कैदी बना जो आभाश्री जेल से भागने में कामयाब हुआ। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वॉर टाइम ब्लैकआउट होने की वजह से कम उस रात तो जेल के गार्ड्स उसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे और उसे उस एरिया से निकलने के लिए पूरी रात का वक्त मिल जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। आभाश्री जेल के गार्ड्स ने उसे उस रात तो ज्यादा नहीं ढूंढा, पर अगली सुबह उसे हर जगह ढूंढा गया मगर वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद गार्ड्स ने अगले कई दिनों तक थोड़ा और आगे जाकर भी उसे ढूंढा मगर उन्हें बर्फ से ढकी पहाड़ी और जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिला। और इसीलिए वो पहली बार थोड़ा सा खुश हुए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिरातोरी किसी तरह इन जानवरों से बच भी गया तो भी ये ठंड उसकी जान ले लेगी। कई महीनों की तलाश के बाद जब शिरातोरी कहीं नहीं मिला तब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है या किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है। और धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी तलाश भी ठंडी पड़ती चली गई। इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने जापान का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और क्योंकि शिरातोरी को जेल से भागे हुए काफी वक्त भी बीत चुका था और इसी सब के बीच लोग उसे भूल गए। चौथी बार कैद और अंत, न्याय और मुक्ति। शिरातोरी को जेल से भागे अब 2 साल बीत चुके थे और तभी सन 1946 के अंत में जापान पुलिस सैपोरो नाम की एक जगह से एक आदमी को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद जब इस अपराधी की पहचान सामने आई तब पता चला कि ये तो योशी शिरातोरी है जो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है और उस पर 3 बार जेल से भागने का इल्जाम भी है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और फिर वो पिछले 2 साल की कहानी उन्हें सुनाना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत करते हुए शिरातोरी बताता है कि आभाश्री जेल से भागने के बाद उसे आगे जाकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा मिली और उसने उसी गुफा को अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो आग का सहारा लेता और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता। और इसी तरह अगले 2 सालों तक वो पूरी दुनिया से कटकर अपना वक्त गुजारता रहा। पर जब 2 साल बीत गए तो उससे रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो जैसे ही लोगों के बीच पहुंचा। जारी है शिरातोरी की ये अद्भुत कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली बार जुर्म और नाम पर हम आपको बताएंगे कि चौथी बार पकड़े जाने के बाद शिरातोरी के साथ क्या हुआ और कैसे उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आपको शिरातोरी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जुर्म और नाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।